मैं पीसी विश्वकर्मा चेयरमैन HRA हिमाचल रीजनल अलाइंस हिमाचल गठबंधन, जो कि 4-5 पार्टियों का गठबंधन है, जिसकी मैं तफसील आपको बाद में दूंगा। हमने ये तय किया है कि हमारे कांगड़ा चंबा से हमारे ये उम्मीदवार हैं जो आपके सामने यहाँ प्रेस वार्ता में बैठे हुए हैं, डॉक्टर श्री संजीव गुलेरिया जी, जिन्होंने पिछले 19 का चुनाव भी लड़ा था और इस बार उन्हें गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। बाकी मुद्दे मैं बाद में आपको ब्रीफ करता हूँ। पहले ये हमारे उम्मीदवार जी अपना विचार रखेंगे। मैं डॉक्टर संजीव गुलेरिया, प्रदेश अध्यक्ष न्यू पेंशन स्कीम रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी महासंघ हिमाचल प्रदेश। मैं हिमाचल रीजनल अलायंस, जिसमें हिमाचल जन क्रांति पार्टी, नव भारत एकता दल और भारत गठबंधन, हिमाचल स्वाभिमान पार्टी, किसान बागवान संघ और विभिन्न NGOs हैं, उनका आभारियों के उन्होंने मुझे जिला कांगड़ा चंबा लोकसभा चुनाव से प्रत्याशी बनाया हुआ है लोकसभा चुनाव के लिए। मैं मुख्यमंत्री महोदय से एक ही उम्मीद प्रार्थना करूंगा कि हमारे जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं उनको भी पुरानी पेंशन में लाया जाए, क्योंकि जब कांग्रेस चुनाव में इलेक्शन लड़ी थी और उन्होंने घोषणा किया था चुनाव में कि हम सत्ता में आने पर सभी प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू करेंगे। बड़े दुख की बात है कि अभी बिजली विभाग में जो जितने भी कर्मचारी हैं उनको सरकार ने OPS मतलब पुरानी पेंशन लागू नहीं की है। और ये हमारे जो पंचायत सेक्रेटरी, जो जिला कैडर के कर्मचारी हैं, पंचायत सेक्रेटरी वगैरह जो लगे हुए हैं पंचायतों में, उनको जिला कैडर में नहीं बल्कि उनको भी प्रदेश की सेवा में लाया जाए। मुख्यमंत्री महोदय साल में 1 लाख बेरोजगार युवाओं को देंगे, चुनाव घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था कांग्रेस सरकार ने। तो मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि पढ़े लिखे कम से कम जो बेरोजगार युवा हैं उनको तो रोजगार उपलब्ध करवाया जाए और ये जो अधिसूचना है जल्द लागू की जाए, मतलब चुनाव आचार संहिता लगने से पहले, नहीं तो कांग्रेस को इसका नुकसान भी हो सकता है आगामी चुनाव में। बाकी मेरा मुख्यमंत्री से ये भी अनुरोध रहेगा कि जो हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं जिनकी सेवा जो है वो 10 साल की नहीं है रेगुलर, या जिन्होंने 8 साल सेवा की है, जिन्होंने 7 साल की है, उनको भी उनके पद के अनुरूप जो है मतलब जो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 4 है उसके हिसाब से एक क्राइटेरिया बनाया जाए, उस हिसाब से उनको पुरानी पेंशन जो है दी जाए और ये चुनाव अधिसूचना जारी होने से पहले इसको लागू किया जाए, नहीं तो इसका कांग्रेस को नुकसान भी हो सकता है आगामी चुनाव में। क्योंकि हमारे 20-22 हज़ार कर्मचारी जो हैं वो जिला चंबा कांगड़ा में ही हैं जो कि पेंशन विहीन है, मतलब लोगों ने अनुबंध काल का सेवा काल है उनका 10 साल का, और रेगुलर जो है उनकी सिर्फ 5 साल या 3 साल है। ऐसे लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है कि, और हाई कोर्ट का डिसीजन है कि उनकी जो पुरानी पेंशन के लिए जो सेवा है वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से कंसिडर की जाए। ये मेरा मुख्यमंत्री से अनुरोध रहेगा और मैं जनता से निवेदन करूँगा कि हिमाचल की डिमांड जो है उनके लिए आप मेरा समर्थन करें, मुझे वोट दें और मुझे लोकसभा में चुनाव जिताकर दिल्ली भेजें। धन्यवाद। मेरे से प्रश्न, इस बार हमारे कुछ मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के होंगे, कुछ मुद्दे हमारे जो हमारी कंस्टिट्यूंसी है पार्लियामेंट कांगड़ा चंबा उससे संबंधित होंगे। तो राष्ट्रीय स्तर पर हमारी ये जो गठबंधन के उम्मीदवार यदि लोकसभा में पहुंचते हैं तो ये एक तो हम जो हमारा संविधान है उसका जो मौलिक ढांचा है उससे किसी प्रकार की अगर छेड़छाड़ होती है तो हमारी पार्टी पार्लियामेंट के अंदर उसका डटकर विरोध करेगी। दूसरा जो किसानों का मुद्दा है, हमारी पार्टी उसका समर्थन करती है कि किसानों को MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो मांग रहे हैं तेई फसलों पर वो उनको दिया जाना चाहिए, और हमारा अगर उम्मीदवार लोकसभा में पहुंचता है तो वो उनके हित में
ये आवाज़ उठाएगा। इसी तरह केंद्रीय कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है कोरोना काल में जो रोका गया लगभग 35,000 करोड़ रुपया, उसको रिलीज कराने के लिए हमारी जो गठबंधन है वो संघर्ष करेगा एम्प्लॉइज़ के साथ, और ज़रूरत पड़ी तो हम जंतर मंतर पर इसके लिए संघर्ष करेंगे। ये तो हमारे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं। इसी तरह हमारे जो क्षेत्रीय स्तर के मुद्दे हैं यहाँ, एक तो हम चाहेंगे कि जो कांगड़ा पठानकोट कांगड़ा जो वैली की जो नैरो गेज रेल लाइन है उसको ब्रॉड गेज में बदला जाए, और दूसरा पठानकोट से अगर हमें समर्थन दिया जनता ने तो हम पठानकोट से चंबा तक एक नया रेल लिंक की मांग करेंगे। इसी तरह चंबा एक बहुत खूबसूरत सैनिक का एरिया है, और इसमें हम चाहेंगे कि वहाँ एक फिल्मी शूटिंग के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा की जाएंगी, जहाँ फिल्मी एक्टर आएंगे, प्रोड्यूसर आएंगे, डायरेक्टर आएंगे, और यहाँ के नौजवानों को भी फिल्मों में काम करने का मौका मिलेगा। कांगड़ा में आमतौर पर गद्दी और गुज्जर हैं जो अपने मवेशी चराते हैं और उनकी चरागाहों में जाते हैं, लेकिन उनके पास वहाँ ठहरने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं होता। हमारी पार्टी हमारा जो गठबंधन है ये आवाज़ उठाएगा कि उनके लिए हट बनाए जाएं जहाँ वो रात को विश्राम कर सकें। कोई बारिश होती है तो उनको बड़ी दिक्कत आती है अपना वहाँ ठहराव करने के लिए। तो एक हम चाहेंगे कि एम्स लेवल का एक हॉस्पिटल हार चक्कियाँ या कांगड़ा के यहाँ सेंटर में या राजा तलाव हो या जसूर में हो, कहीं भी इस प्रकार का बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाए ताकि इधर के लोगों को निकट में नज़दीक में इमरजेंसी जो है वो सुविधाएं मिल जाए। और जो पौंग डैम विस्थापितों की जो समस्या है, अभी काफ़ी सारे 7,000 के ऊपर के जो परिवार हैं वो उजड़े हुए हैं, उनको कोई मुरब्बा नहीं मिला, राजस्थान में ज़मीन लौट नहीं हुई, जिनको ज़मीन दी भी गई है वो ऐसी बंजर सी है, अभी तक वहाँ कोई पानी नहीं पहुँचा, कुछ लोग बदलने की मांग कर रहे हैं। तो हमारा जो गठबंधन है, अगर जनता का भरपूर समर्थन मिला और इस पोजीशन में आए तो हम इन पौंग बांध विस्थापितों की एक निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें इसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट या दिल्ली में हमें धरने प्रदर्शन करने पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े। दूसरा ये है कि हम किस लिए यहाँ आए, क्योंकि आज तक जितने भी कांगड़ा से एमपी गए, चाहे कांग्रेस के कैंडिडेट थे चाहे वो बीजेपी के कैंडिडेट थे, किसी ने भी कांगड़ा का काया पलट नहीं किया। मैं तारीफ करूँगा अनुराग ठाकुर की कि जिसने कम से कम अपने क्षेत्र में एक ब्रॉड गेज लाइन जो है वो बिछा दी है, और उसका एक सर्वे हुआ है, बड़े बड़े उन्होंने वहाँ हाईवे भी बनवाए। लेकिन हमारे कांगड़ा में किसी ने ना तो ब्रॉड गेज की आवाज़ उठाई, ना ही कोई नया लिंक जैसे हमने कहा कि चंबा तक होना चाहिए उसकी आवाज़ उठाई। तो इसलिए जब हम लिख के थक ही गए तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपनी राजनीतिक शक्ति पैदा करें और इन मुद्दों को हम बखूबी से उठाएं। इसी तरह पौंग डैम के जो 3-4 कंस्टिट्यूंसीज हैं हमारी, फतेहपुर, ज्वाली और देरा, और इसी तरह जसमा, उनमें एक एक्टिव जोन बनाया जा रहा है जिसका एक खतरा लोग फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ से उठाया तो भले ना जाए लेकिन पाबंदियाँ बहुत जड़ दी जाएंगी। तो हमने इसके लिए पहले भी रैली कर चुका है, हमारा गठबंधन इसका विरोध भी कर चुका है, और हमने दिल्ली जब गए थे जंतर मंतर पर तब भी हमने इसका धरना प्रदर्शन किया था कि बिना बताए लोगों को, जो प्रभावित होने वाले लोग हैं उनको अक्सर आपने बिना बताए इसकी नोटिफिकेशन करने वाले थे। तो जैसे ही हमने रैली की तो उसका असर ये हुआ कि वो नोटिफिकेशन तो रद्द नहीं हुई, स्टे हो गई, लेकिन वो फिर भी दोबारा जारी कर सकते हैं। तो हमने ये कहा कि हमें समय दिया जाए और सारे लोगों से सलाह मशवरा किया जाए, उनको बताया जाए कि आपको क्या क्या पाबंदियाँ लगनी है। अगर वो उसके लिए तैयार हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपने ऐसा पाबंदियाँ लगानी है, समझ करना है, तो जो परिवार उसमें आएंगे उनको कम से कम 5,000 रुपया आप महीने का एक
कंपनसेट करें जो तकलीफ़ें उनको होंगी उसके लिए। तो इसके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे और एक हम सैद्धांतिक लड़ाई लड़ेंगे हिमाचल सरकार से भी कि जो सब डिवीज़न आपने खोले हैं, कहीं आपने 10 किलोमीटर तक खोल दिए, कहीं आपने 2530 किलोमीटर का फासला रखा हुआ है। तो जैसे नूरपुर में सब डिवीज़न है, एक ज्वाली में सब डिवीज़न है, उसके आगे जाके देरा में सब डिवीज़न है जो कि 70 किलोमीटर के आसपास है। ये एक बहुत बड़ा फासला है। तो इसके बीच में नगरोटा सूरियां में भी एक लोगों की डिमांड आ रही है कि वहाँ सब डिवीज़न खोला जाए। तो इस मांग को भी हमारा जो गठबंधन है वो उठाएगा और कुछ ही दिनों के बाद हम इस पर नगरोटा सूरियां में रैली करेंगे इसके लिए। तो ये कुछ हमारी मांगें थी और हम जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि जो हमारा जो संविधान है उसमें छेड़छाड़ करनी हो, बुनियादी ढांचा उसका बदलना हो या उसका मनमाफी को उसको संशोधन करना हो, तो उसके लिए संविधान में व्यवस्था है कि 3/4 पार्लियामेंट में बहुमत चाहिए और फिर 3/4 जो राज्य हैं उनका अनुमोदन चाहिए। तो 3/4 का मतलब होता है 399 के आसपास उनको MP चाहिए। तो जो बीजेपी गवर्नमेंट कह रही है कि हमें 400 पार लगाइए, तो मुझे नहीं लगता कि 400 पार आपने क्या करना। जब आपकी सरकार 272 और 300 के आसपास बन जाती है तो वो भी आपने शासन कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, इसमें कमी क्या, 400 लेके क्या करेंगे। तो मुझे तो यही आशंका है कि 400 लेके वो संविधान का जो ढांचा है उसको बिगाड़ने की सोच रहे हैं और अपनी मर्जी से उसको बनाना चाहते हैं। एक मुद्दा हम राष्ट्रीय स्तर का एक और उठाना चाहेंगे कि जो चुनाव आयोग है, जो इलेक्शन कमीशन है, उसमें जो अपॉइंटमेंट है वो संतुलित कमेटी होनी चाहिए। और मैं सुप्रीम कोर्ट का जो चंद्रचूड़ जी का जो इसमें व्यू है कि एक प्रधानमंत्री हो कमेटी में और एक विपक्ष का नेता हो और एक CGI हो। CGI क्योंकि न्यूट्रल होता है वो किसी पार्टी, तो वो होना चाहिए। लेकिन मैं बीजेपी सरकार की इस बात के लिए आलोचना करूंगा, निंदा भी करूंगा कि उन्होंने इसको संतुलित कमेटी नहीं बनाई, बल्कि अब व्यवस्था ये है जो 15 तारीख को आपके सामने भी आ जाएगी। व्यवस्था ये कर दी है उन्होंने कि एक प्रधानमंत्री और एक प्रधानमंत्री का मनोनीत सदस्य, 2 ये मेंबर होंगे और एक जो है वो विपक्ष का नेता होगा। तो बहुमत से फैसला होगा तो 3 का बहुमत होता है 2-1। तो 1 हुआ विपक्ष का नेता और 2 हुए रूलिंग पार्टी के नेता। तो इसका तो कोई फायदा नहीं, इससे सीधे क्या देते कि प्रधानमंत्री जिसको चाहे बना दे तो वो हो जाता है। तो अतीत में भी ऐसा हुआ है, लेकिन जब कमेटी बनाने की बात आई है तो आपको ऐसी कमेटी बनानी चाहिए कि जो दोनों के लिए ठीक हो। अगर आपने ये कमेटी बनाई है, कल को आपकी सरकार नहीं रहती या कांग्रेस सरकार आ जाती तो वो भी इसका गलत इस्तेमाल करेगी। तो ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि जो निष्पक्ष हों और एक जैसी दृष्टि रखते हों। तो ये ठीक नहीं है। इसी तरह बीजेपी सरकार ने दिल्ली की सरकार को भी जब कोर्ट ने कह दिया कि चुनी हुई सरकार जो है वही उसके कहने पे अधिकारी काम करें, तो फिर उन्होंने सेंटर में एक ऑर्डिनेंस ले आए कि 3 कमेटी मेंबर हो गए गवर्नर के साथ और वो अपने आदमी बढ़ा दिए। तो फिर वो तो सरकार को ही उन्होंने डिफेक्ट कर दिया। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनको हम जोर शोर से उठाना चाहेंगे। आप सब हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, मैं सब पत्रकार बंधुओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ।